ऐसी कौन सी परिस्थितियां आपके सामने बन गई कि जब आपने नौकरी छोड़ करके अपने आप को जो है कि बीएसपी को समर्पित कर दिया? कांसी राम के समय में और कांसी राम के जाने के बाद बीएसपी में सर क्या परिवर्तन है? सर जैसे जब कांसीराम साहब थे, उनका ये नारा था, उनका ये कहना था कि हम बहुजन समाज को तैयार करने आए हैं और बहुजन समाज को हम शासक वर्ग बनाएंगे। और उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात उन्होंने कही। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बीएसपी के महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अपनी हर सभाओं में ये बात को बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन दोनों नारों को आप कैसे देखते हैं? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं मनीष। हर बार की तरह आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, साक्षात्कार करने वाले हैं। बीएसपी नेता एवं राज्यसभा सांसद माननीय अशोक सिद्धार्थ सर, जो कि सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में काफी समय से जुड़े हुए हैं और बहुजनों के हक में और भारत के तमाम ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ मुखातिब हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा है उनका बीएसपी में जीवन संघर्ष और आगे बीएसपी क्या क्या करने वाली है। सर बहुत बहुत आभार सर। जय भीम। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम। सर ऐसे तो आप बहुत ही विख्यात हैं, काफी सुप्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने बारे में छोटा सा अपना संघर्ष का कहानी लोगों को बताएं ताकि लोग प्रेरित हों। देखिए, मैं बहुजन समाज के इस आंदोलन में पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुजन समाज के आंदोलन की रही। मेरे माता पिता दोनों ही बहुजन समाज के अम्बेडकर मूवमेंट के हिस्सेदार रहे हैं। मेरे पिताजी ने बाबा साहब के आंदोलन में काम किया, बाबा साहब के अनुयायी के रूप में काम किया। और जब बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तो मेरे पिताजी उस दीक्षा में दीक्षा समारोह में गए थे, वो भी दीक्षित हुए थे। फिर उसके बाद 1965-66 में एक अम्बेडकर मूवमेंट का जेल भरो आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में हमारे पिताजी हमारी माताजी दोनों जेल गई थी। और जब वो दूसरी बार जेल गई तो वो बताती हैं कि जब मैं 6 महीने का था तो अपनी माँ की गोद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में 2 महीने तक जेल में रहा। घर में पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी अम्बेडकरी आंदोलन की रही है, इसलिए बचपन से ही मेरे मन में इस अम्बेडकर आंदोलन में काम करने की ललक रही। और उसका परिणाम ये था कि जब मैं कक्षा 11 का ही छात्र था और माननीय कांसीराम साहब ने भामसेब का 3rd नेशनल कन्वेंशन चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक किया था। उस 3rd नेशनल कन्वेंशन में अपने पिताजी के साथ उस चंडीगढ़ के मैदान में मैं भी गया था, इसे भी देखने पिताजी के साथ कि आंदोलन का ये कैडर क्या होता, क्या चीज़ होती है। तब से फिर स्कूली लाइफ में भी मैं इस तरह से सामाजिक क्षेत्र के कामों में, अम्बेडकर जयंती में, बुद्ध जयंती में, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, काम करता था। और इसी की वजह से जब माननीय कांसीराम साहब पहली बार फर्रुखाबाद हमारे जनपद में हमारे पिताजी के और उनके साथियों के बुलाने पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा था कि आप अपने एक पुत्र को, एक बेटे को इस मूवमेंट के लिए डोनेट कर दो। वो मूवमेंट में 100% पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन जाए। उस समय बात आई भी होगी, पिताजी ने नहीं भेजा, लेकिन छात्र जीवन से ही मेरे मन में इस अम्बेडकरी आंदोलन में काम करने की, बहुजन मूवमेंट में काम करने की ललक थी। इस कारण जब मैं नौकरी पाया तो छात्र जीवन के साथ साथ जब नौकरी के जीवन में मैंने बहन जी की से प्रेरित होकर के मैंने भामसेब में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करने का। जब बीएसपी थी मैं बीएसपी का विधानसभा पदाधिकारी था। जब भामसेब मेरी नौकरी लगी तो मैं भामसेब के रूप में मैंने काम किया। फिर विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल कन्वीनर और उसके बाद बीएसपी का कार्यकर्ता बन करके पूरे मंडल प्रभारी कोऑर्डिनेटर बन करके देश में काम करने का मौका मुझे दिया। ये एक छोटा सा मेरा पॉलिटिकल जर्नी है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से थी। जैसा कि आपने बताया कि नौकरी में थे और उसके बाद धीरे धीरे बीएसपी में आप आ गए। जब व्यक्ति नौकरी में होता है या ऐसे भी व्यक्ति के कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और बहुत मुश्किल होता है कि उस पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़ करके सामाजिक आंदोलन में या सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए खुद को समर्पित करना।
तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आपके सामने बन गई कि जब आपने नौकरी छोड़ करके अपने आप को जो है कि बीएसपी को समर्पित कर दिया? देखिए, परिस्थितियां बनी नहीं, परिस्थितियां पहले से थी। हमारे परिवार में बड़े भाई नौकरी में लगे थे, डॉक्टर बन गए थे। मैं भी डिप्लोमा मेडिकल का करके स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता था। छोटा भाई भी नौकरी करने ही लगा था। बड़े भाभी घर में नौकरी थी, बड़े भाई की पत्नी नौकरी में थी, सबसे बड़ी भाभी थी। परिवार के लोग काफ़ी लोग नौकरी में थे और ज़्यादातर नौकरी में होने के बावजूद चूँकि मेरा छात्र जीवन से इस आंदोलन के लिए लगाव था और मैं बहन जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित था, उनके संघर्ष से, उनके त्याग से। इसलिए मैंने भी मन बनाया था कि मैं भामसेप में निडरता के रूप में काम करूंगा और मैं भामसेप के संयोजक के रूप में पूरी निडरता के साथ मैंने काम किया। सरकारी नौकरी होने के बाद भी मैं भामसेप का और समाज का काम करता रहा और जब 2002 में बहन जी की सरकार बनी तो मैं उस सरकार में मैंने देखा कि भामसेप के लोगों को अन्य बहन जी बहुत ही तरजीह देती हैं, सम्मान देती हैं और भामसेप के लोगों की बात को मानती हैं। तो मैंने सच्ची बात अपने नेता से पहुंचाना शुरू कर दी और उसका परिणाम निकला कि 2003 में मेरा ये मान करके कि मैं बीएसपी का जिलाध्यक्ष हूँ, बीएसपी का पदाधिकारी हूँ, जबकि भामसेप का जिलाध्यक्ष था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने समझा थी हमारी सरकार जाने के बाद कि बीएसपी का जिलाध्यक्ष है, तो मेरे पीछे उन्होंने तमाम तरह की कठिनाइयाँ मेरे बीच में पैदा की। लेकिन मैं उन कठिनाइयों से परेशान नहीं था, बल्कि और तेज़ी के साथ मैं अम्बेडकर मूवमेंट में, बाबा साहब के मूवमेंट में, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में बहन जी के साथ और तेज़ी के साथ और ताकत के साथ पूरी डिटरमिन होकर के कि मुझे अब यही करना है, उसके साथ मैं लग गया। उसका परिणाम निकला कि बहन जी ने मुझे सरकारी नौकरी रहते रहते ही कानपुर और लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी थी, कानपुर की दी थी, लखनऊ मंडल की दी और उन मंडलों में मैंने काम करके पहले मेरी सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं हुआ था, मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मन बना लिया था मुझे ये नौकरी नहीं करनी। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ मैं इस मूवमेंट में काम करता रहा। बहन जी की सरकार बनी। बहन जी ने चूँकि मुझसे ये कहा था, तो मैंने कहा था कि बहन जी मेरा बार बार ट्रांसफ़र करते हैं, मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो बहन जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें मुख्यमंत्री सस्पेंड करेगा तो मुख्यमंत्री तुमको बहाल कर देगा। और बहन जी ने जो शब्द कहे थे और वो हुए। बहन जी ने मुझे सस्पेंड तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन मेरे ट्रांसफ़र इधर से उधर करते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि मैं इससे विचलित नहीं हुआ और पार्टी का काम करता रहा। पार्टी का काम करने के साथ मुझे एक रिकॉग्निशन मिला। उस रिकॉग्निशन का परिणाम ये निकला कि बहन जी ने मुझे सरकार में सत्ता में आते ही मेरी पत्नी को महिलाओं का उपाध्यक्ष बनाया और जब मेरी नौकरी का इस्तीफा मंजूर हो गया उसके बाद बहन जी ने मुझको पहले बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बनाया और फिर मुझे जो एमएलसी होता है, सदस्य विधान परिषद होता है, उसका सदस्य बना करके मुझे विधायक बनाने का काम किया और कर्नाटक सहित तमाम प्रदेशों की जिम्मेदारी थी। अन्य बहन जी के निर्देश पे मैंने सरकारी नौकरी का मोह कभी नहीं किया। बहन जी के से प्रेरणा लेकर के मैं उनसे प्रेरित था, मुझे डर नहीं था इस बात का, मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी। मैं ये मानता था कि मेरे पास इतना हुनर है, मैं उससे अपने बच्चों का पेट पाल सकता। लेकिन मुझे अपनी कार पे, अपनी कर्म पे भरोसा था कि एक ना एक दिन बहन जी सत्ता में आएंगी और मुझे कुछ ना कुछ उस सत्ता में काम करने का मौका जी। जैसे सर आपने बताया कि आपने जो है कि बहुजन आंदोलन को काफ़ी पढ़ा है, आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को आपने देखा है, बहुजन समाज पार्टी में भी आपने उतार चढ़ाव को देखा होगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांसी राम के समय में और कांसी राम के जाने के बाद बीएसपी में सर क्या परिवर्तन है? देखिए, जैसे कहते हैं परिवर्तन समय के साथ बहुत सी चीज़ों में होता है। ऐसा कौन सा मौलिक परिवर्तन देखा जाए, अगर सही से देखा जाए तो कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं। मौलिक परिवर्तन सिर्फ इतना है कि मनमोहन कांसीराम साहब के परिनिर्माण के बाद बहन जी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो एक बार देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि बहन जी बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके तीसरी ऐसी ताकत होंगी जो सरकार बना सकती है, देश की प्रधानमंत्री बन सकती है।
और उस वजह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग इंटरनली इकट्ठे हुए और बहन जी के विरोध में हो गए और उसका परिणाम निकला कि 2012 में हम लोग सत्ता से बाहर हुए और 2017 का सबको हाल पता है, 14 का सबको हाल पता है कि किस तरह से बीजेपी ने उद्योगपतियों पूंजीपतियों के पैसे से पूरी ताकत लगा करके लोगों को प्रोपेगेंडा के माध्यम से गुमराह करने का काम किया और बहुजन समाज के वोटों को लेने का काम किया। तो सर जहाँ तक सवाल की बात है, बहन जी जो मानवर साहब थे तो बहन जी इस बात से सुनिश्चित रहती थी कि साहब हैं तो साहब निर्णय लेने का काम। लेकिन जब बहन जी आई तो बहन जी ने निर्णय लेने का काम किया और बहन जी ने जो निर्णय लिए तो आप देखिए कि उनके निर्णय इतने सटीक हुए कि वो देश की एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में आई। सर एक सवाल लेना चाहूँगा कि मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और काफ़ी शानदार काम भी किया है, बहुजनों के जीवन में वहाँ बदलाव भी बहुत सारे आए हैं। लेकिन सर 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ऐसा क्या कारण होता है कि अपने आप को सेंटर पर फोकस नहीं कर पाते हैं मायावती जी, या यूँ कहें कि बीएसपी की ओर से जो है कि प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में अभी तक किसी को नहीं रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? जबकि ऐसा हो सकता था कि बीएसपी के रूप में जो है कि मायावती जी को एक प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में पेश किया जाए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी किसी और चेहरे को दी जाए। देखिए ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी में आपको पता है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने का कारण है कि बहन जी अभी सक्षम है बहुजन समाज पार्टी की बात बोलने में। और यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी पद के लिए फेस रख करके चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी और का फेस बना कर चुनाव हो जाए, जैसे चुनाव बहन जी बुलाया जाए। बहन जी जब इस ताकत में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हर कोई बहुजन समाज पार्टी के एक बच्चा चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रधानमंत्री का चुनाव है होगा तो बहन जी फेस होंगी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात होगी तो बहन जी फेस हैं। उसमें अलग फेस रखने की कोई जरूरत महसूस की नहीं जाती। सर अब मैं समापन की ओर हूँ। समापन से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर। जैसे जब कांसीराम साहब थे, उनका ये नारा था, उनका ये कहना था कि हम बहुजन समाज को तैयार करने आए हैं और बहुजन समाज को हम शासक वर्ग बनाएंगे, और उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात उन्होंने कही। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बीएसपी के महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अपनी हर सभाओं में ये बात को बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन दोनों नारों को आप कैसे देखते हैं? देखिए एक तरफ माननीय कांसीराम साहब ने ये कहा कि मैं बहुजन समाज को शासक बनाऊंगा, बहुजन समाज को तैयार करूंगा, उनको शासक बनाऊंगा। लेकिन आज के समय में कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी तैयारी, यानी पहले से जितनी तैयारी है उन्हीं को मौका देंगे। इसको आपको समझने में थोड़ी सी आपको से भूल हो रही है जी। इसकी जितनी तैयारी से मतलब है आपसे इससे समझने में भूल हो रही है। इस नारे का आशय ये नहीं, ये नारा आज का नारा नहीं है, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी का नारा नहीं है, ये 2007 से पहले का चुनाव आदरणीय मोदी का नारा है। 2007 उन्होंने कहा था कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि जितनी जिसकी भागीदारी से जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। उस नारे में थोड़ा सा उन्होंने तरमीम ये किया कि भागीदारी तो उसको उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी संख्या है, लेकिन उसमें संख्या वालों में भी तो कई लोग हैं, कई लोग हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक 403 उत्तर प्रदेश में सीटें हैं और टिकट मांगने वाले या 80 सीटें वाली रिजर्व है और रिजर्व सीटों पे 80 सीटों की जगह मांगने वाले हैं 200 लोग, तो टिकट किसको दिया जाएगा? टिकट उसको दिया जाएगा इसकी तैयारी। तो इस नारे को उस रूप में कहा गया था कि जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी भागीदारी। इस भागीदारी में बहुजन और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात नहीं है। इसमें तैयारी से आशय उस नारे का है कि जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जिस समाज के लोग, जितनी उनकी हिस्सेदारी बनती है उसमें जो लोग जितनी तैयारी जिनकी होगी तगड़ी
उनको हम चुनाव ला करके उन्हें आगे बढ़ाने का। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, जैसे आपने उस समय जब आप लोगों को बात कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो आपने मीडिया को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही। देखिए भारत में बहुजनों का सेंटर में सरकार रहे या ना रहे, लेकिन राज्यों में लंबे समय तक उनकी सरकार रही है। तो ऐसा क्या कारण है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, मैं तमाम सारे बहुजन नेताओं को केंद्र में रख के एक सवाल पूछ रहा हूँ, करुणानिधि हो, जो भी सारे हैं, सभी लोगों को, सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, तो उन तमाम सारे लोगों को केंद्र में रख के मैं आपसे एक सामाजिक तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी हमारे लोग मीडिया को कहते हैं कि हमारा मीडिया नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम लोग अपना एक पर्टिकुलरली मीडिया नहीं बना पाए हैं? देखिए इसके दो कारण हैं। मीडिया बनाना, मीडिया चलाना आसान काम है। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, आपको अच्छी तरीके से पता है, इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया ज़्यादातर उद्योगपति पूंजीपतियों का है। उनके लिए मीडिया कोई बिजनेस या फायदे का सौदा के लिए नहीं वो चलाते हैं, वो घाटे में भी चलाते हैं। वो उस मीडिया के माध्यम से सत्ता और सरकार पे प्रेशर बना करके उसका लाभ लेते हैं, मीडिया से लाभ नहीं लेते हैं। बहुजन समाज के लोगों के पास अभी जिस देश में आज भी व्यक्ति जात के साथ पैदा होता हो और जात के साथ मर जाता है, उस व्यक्ति का उस समाज का व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इस देश में वो उद्योगपति पूंजीपतियों से अपनी मीडिया खड़ी कर लेगा। कितने लोगों ने मीडिया शुरू किया, कहाँ मीडिया चली गई? मीडिया बहुत लोगों ने शुरू किया, बहुजन लोगों ने मीडिया शुरू किया, लेकिन इसमें पिछड़ गए। पैसा देखिए, मीडिया अखबार हो, अखबार चलता है एडवर्टीजमेंट पे, अखबार की जितनी प्रिंटिंग आती है, जितना खर्चा होता है, उतना जितने का अखबार एक पढ़ता है उसका 10 गुना ज़्यादा उसमें पैसा खर्चा आता है। अगर 1 रुपये का अखबार पढ़ता है तो 10 पैसे उसको का मिलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल है। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि बहुजनों को अपनी मीडिया बनाना चाहिए, उसको करना बहुत कठिन है। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत कठिन है। मीडिया चलाने के लिए बड़ा सेटअप चाहिए। उस बड़े सेटअप के साथ साथ आपको जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट्स है, उसमें आपकी वो बैठ होनी चाहिए। जब तक वो नहीं तैयारी होगी, वो तैयारी तभी आ सकती है जब लंबे समय तक बहुजन समाज के लोग राज्यों में और केंद्र में सत्ता पे आएंगे, तो हमारी मीडिया भी होगी, हमारे देश पे शासन भी। चलिए, बहुत बहुत आभार सर, सवाल पे सवाल निकलते जाएंगे। बहरहाल हम इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कभी अगली बार सबसे मुलाकात होगा तो बात को आगे जारी रखेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सर की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत आभार।